Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Bhutan. Bhutan are the Bhutan movement. So it's basically a post-independence topic and especially comes under the land reforms in India. Okay, land reforms in India. Now let's start. Now ये जो Bhutan है, it was also known as the donation of land. Now ये जो movement है, इसमें land को donate करने की बात की गई थी. Okay. Now थोड़ी सी factual information देख लेते हैं related to the same. So 1951 में जो फर्स्ट भूदान दैट इज जो डोनेशन ऑफ लैंड किया गया था वो एक विलेज था और जो इसका विलेज का नाम है दैट इज द पोचामपल्ली विलेज पोचामपल्ली. सो ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में था एंड इट वाज लोकेटेड इन द आंध्रा. ओके, नाउ ये जो विलेज था इट वाज आल्सो द हॉटबेड ऑफ तेलंगाना मूवमेंट. ओके, यहाँ पे तेलंगाना मूवमेंट सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड था. ओके, सो बेसिकली और ये जो डोनेट किया था इट वाज गिवन बाय द लोकल जमींदार और जो उनका नेम है वी रामचंद्र रेड्डी. और किसको दिया था ऑब्वियसली जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था एंड दैट इज द आचार्य विनोबा भावे. नाउ ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज sometimes it was directly asked in the questions. Okay, next factual information है in the year 1953 जो हमारे जयप्रकाश नारायण सर थे, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व थे तो वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था. ओके, सो वहां से विड्रॉ करके उन्होंने ज्वाइन किया था भूदान मूवमेंट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी भूदान मूवमेंट्स. अच्छा, ये जो भूदान मूवमेंट है I will use it short terms that is the BM. इसके टू कंपोनेंट्स हैं. ओके, नाउ जो फर्स्ट कंपोनेंट है that is the collect land as a gift from zamindar. Okay, so collect land as a gift from the zamindars और जो rich farmers थे, rich farmers वो अपनी लैंड जो भी है उससे शेयर करें एज ए गिफ्ट के तौर पे. ठीक है, second is basically redistribute that gifted or the donated land among the landless farmers. लोग ये जो जमींदार थे इनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस था, जो रिच फार्मर्स थे इनके साथ बहुत ज्यादा लैंड थी. ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी लैंडलेस फार्मर्स थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, दैट इज हैविंग नो लैंड. तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट जो लैंड करेंगे जो हमने कलेक्ट करी है, ठीक है, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, redistributed that gifted or the donated lands among the landless farmers को दे देना. ठीक है, जिनके पास सरप्लस है उनसे लेके जिनके पास डेफिसिट है दैट इज द लैंडलेस फार्मर्स है उनको प्रोवाइड कर देना. नाउ लेट्स सी ये जो भूदान है इसकी मैकेनिज्म क्या है, इट्स मैकेनिज्म, इट्स प्रोसीजर और बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स. नाउ जो फर्स्ट है दैट इज इसमें एक हायरार्की थी जो कि स्टैब्लिश की थी आचार्य विनोबा भावे ने. दैट इज फर्स्ट क्या होगा, सर्वोदय समाज होगा, उसके बाद होगा प्रदेश भूदान कमिटीज, प्रदेश भूदान कमिटीज इन द ईच रीजन में, हर एक रीजन में होगा. ठीक है, उसके बाद लोकल कमिटीज होंगी और लेटर सबसे नीचे इंडिविजुअल सोशल वर्कर्स होंगे. ठीक है, जो कि ग्रास रूट पे काम करेंगे. तो ये एक हायरार्की थी, मींस इस तरीके से काम करेंगे हर लेवल पे. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर बेसिकली जो आचार्य विनोबा भावे थे एंड हिज फॉलोअर्स वर डू पदयात्रा. पदयात्रा सिंपली मींस वॉक ऑन फुट फ्रॉम विलेज टू विलेज. वो पैदल चलते थे विलेज टू विलेज. अब बेसिकली इसका मेन एम क्या था ये पद यात्रा करने का, इट इज बेसिकली टू परसुएट करना चाहते थे और बेसिकली परसुएट करते थे जो लार्ज लैंड ओनर्स थे कि सर आपके पास बहुत ज्यादा सरप्लस है और आपको इतनी जरूरत नहीं है, ऑन दी अदर हैंड आप उनको डोनेट कर दो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं. ओके,
तो बेसिकली ये जो परसुएट करते थे तो एक शेयर के तौर पे करते थे बेसिकली, और जो वो मांगते थे एटलीस्ट आप 1/6 ऑफ द लैंड डोनेट कर दो हमें। दैट इज इसका जो अमाउंट होता था, जैसे किसी के पास 6 एकड़ ऑफ लैंड है तो 1/6 दैट इज 1 एकड़ जो है वो आप हमें डोनेट कर दो, जो कि हम लैंडलेस जो लेबरर है उसको हम पास कर देंगे। तो इस तरीके से वो विलेज टू विलेज पदयात्रा करते थे और परसुएट करते थे। ओके, थर्ड इज जो बेसिकली इसका टारगेट था, जो उन्होंने टारगेट रखा था, इट इज 50 मिलियन एकर्स। नाउ ये किस बेसिकली बहुत ही साइंटिफिकली ये टारगेट चूज किया था, इट इज बिकॉज अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूट करें एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द 1950s और 60s बेसिकली, तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 50 मिलियन acres constituted the 1/6 of the total cultivable land in India. Now यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा आपको यहाँ पे ट्रिक कर देगा, सो इट सिंपली सेड 1/6 ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया। नो, इट वाज द टोटल कल्टिवेबल लैंड जिसमें एग्रीकल्चर होता था, वो कॉन्स्टिट्यूट करता था, दैट इज अ 50 मिलियन एकर्स। ओके, सो इसी बेसिस पे वो भी मांगते थे कि आप 1/6 पार्ट हमें दे दो। ओके, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट दैट इज द फीचर इज व्हेन अ जमींदार और द रिच फार्मर्स गिफ्ट और द डोनेट्स अ लैंड। नाउ जो भूदान वर्कर्स थे दे वुड प्रिपेयर अ डीड। तो जो रिच आपके कौन हो गए, रिच जमींदार हो गए और बेसिकली द फार्मर्स हो गए, जो वो उनको गिफ्ट और डोनेट करते थे। और जो भूदान वर्कर्स थे हमने देखा था काफी हायरार्की है, तो जिस लेवल पे भी उनको मिला कि वो डोनी है तो वो क्या करते थे, एक डीड बना लेते थे। ओके, अच्छा, ये जो डीड होती थी बेसिकली इज एन एग्रीमेंट, सम सॉर्ट ऑफ द एग्रीमेंट है, और ये जो डीड्स होती थी ये फॉरवर्ड कर दी जाती थी ओके टू दी विनोबा भावे, ठीक है, और दैट इज द सेवाग्राम को फॉर देयर सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर के लिए, ताकि ये प्रॉपर लीगल तरीके से काम हो, बाद में कोई इशू ना क्रिएट हो। ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट इज द 6th पॉइंट इज जो ये भूदान जो वर्कर्स थे दे टुक हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत, दैट इज इसमें वो ग्रास रूट लेवल का भी, दैट इज द ग्राम पंचायत का भी काफी हेल्प लेते थे। एट द सेम टाइम्स पटवारी को क्या कहते हैं, बेसिकली इट्स एन विलेज अकाउंटेंट, ये विलेज अकाउंटेंट होते थे। वो क्यों, वो उनकी हेल्प किस लिए में लेते थे, इन ऑर्डर टू सर्वे द बेनिफिशियरीज एंड द लैंड फर्टिलिटी। ठीक है, टू सर्वे, आप सर्वे करो जो बेनिफिशियरीज हैं हमारे, जिन्होंने हमने उनको लैंड दी है, और लैंड की फर्टिलिटी क्या है वो सब आप बेसिकली एक उसका अकाउंट बना लो और सर्वे करके उसको सब मेंशन कर लो। 7 इज जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती थी इट गिवन टू द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, और उसके बाद देन टू दी फार्मर्स जिनके पास इनसफिशिएंट लैंड होती थी, दैट इज द लैंड तो है बट इनसफिशिएंट है, वो एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फर्स्ट कौन हो गए, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रखा जाता था, दैट इज द लैंडलेस लेबरर्स, सॉरी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, और उसके बाद फार्मर्स को प्रेफरेंस दिया जाता था जिनके पास लैंड है पर वो सफिशिएंट नहीं है फॉर डू एग्रीकल्चर बेसिकली, तो फिर उनको प्रोवाइड कर दी जाती थी। नाउ 8th पॉइंट इज अ डेट वाज फिक्स्ड जिसमें एंटायर विलेज गैदर हो जाता था और जो बेनिफिशियरी जो थी उसकी फैमिली को लैंड दे दी जाती थी। ओके, नाउ दोज हु रिसीव द डोनेशन आर आस्क्ड टू साइन अ प्रिंटेड एप्लीकेशंस, जिनको डोनेशन मिलती थी उनसे कहा जाता था कि आप साइन कर दो एक प्रिंटेड एप्लीकेशन दैट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द लैंड, आफ्टर विच दे आर प्रेजेंटेड विद सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग रिसीव्ड लैंड, उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता था कि आपको लैंड रिसीव हो गई। तो प्रॉपर लीगैलिटी थी वर्क में, ठीक है, कुछ भी सिर्फ और सिर्फ मीन्स नाम पे नहीं चल रहा था और सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल नहीं चल रहा था, प्रॉपर फॉर्मल चैनल से वो हुआ जा रहा था, प्रॉपर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट इज नो फीस चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशियरीज। अब ये जो पूरा ट्रांजैक्शन था एक से लेने से, बेसिकली जो सरप्लस जिसके पास लैंड है उससे लेने से, जो डेफिसिट जिसके पास नहीं है उसको देने से, इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी, दैट इज द नो फीस वाज चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशियरी, जो उसका जिसको लैंड दी जाती थी उसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी। ओके, ऑन द अदर हैंड जो बेनिफिशियरी होता था उसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाता था टू कल्टीवेट द लैंड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, दैट इज
ऑल्दो ये कंडीशन नहीं है, मेन कंडीशन नहीं है, बट फिर भी उसको ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप कल्टीवेट करो लैंड, कल्टीवेट लैंड फॉर एटलीस्ट कम से कम 10 साल के लिए. ओके, सो ही शुड स्टार्ट विद इन 3 years ऑफ द रिसीप्ट ऑफ लैंड, और जो कि वो कर सकता है अगर उसको जैसे आज लैंड प्रोवाइड हुई तो 3 साल के अंदर वो इस पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सकता है और वो कंटिन्यू रखेगा एटलीस्ट 10 years तक. नाउ लास्ट रूल्स जो था, बेसिकली ये जो रूल्स थे और जो प्रोसीजर्स थे, इट वाज रिलैक्स्ड बाय टेकिंग द लोकल कंडीशंस और बेसिकली द कल्चर इन अकाउंट. सिंपली सेज दैट ये यूनिवर्सल नहीं थे. ठीक है, ये जो सारे प्रिंसिपल्स और जो प्रोसीजर्स हमने देखे, दैट इज जो रूल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस और जो बेसिकली प्रोसीजर्स थे, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया और बेसिकली द एरिया वेयर दिस मूवमेंट टुक प्लेस. नाउ क्यों नहीं था? बिकॉज उसको अगर ये काफी ज्यादा मीन्स अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि यही रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, डेफिनेटली तो हो सकता है कि जो मीन्स जो नीडी है, जिसको लैंड चाहिए, उसको नहीं मिल पाए. दैट इज वाई ये सब प्रोसीजर्स को भी रिलैक्स कर दिया जाता था टू सम एक्सटेंट. ओके, और बाई टेकिंग लोकल कंडीशंस, क्या कंडीशंस है वहां की, जैसे कहीं पे अगर ड्राउट आ गया तो उस कंडीशंस में काफी और रीजनेबल उसको मीन्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती थी और उसके लिए रीजनेबल कर दिया जाता था या फिर कुछ एरिया बढ़ा दिया जाता था. इस तरीके से लोकल कंडीशंस और द कल्चर्स in account. Okay, now what will happen after that? So many state government meant legislations. Okay, उसके बाद काफी स्टेट जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने लेजिस्लेशंस बनाई. क्यों लेजिस्लेशन बनाई? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट करने के लिए डोनेशंस. और जब एक बार फैसिलिटेट डोनेशन हो गई उसके बाद क्या चाहिए आपको? फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ भूदान लैंड. ओके, अगर हम एग्जाम्पल देखें, दैट इज द आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ओके, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश. ओके, सो सब्सिक्वेंटली ये जो मूवमेंट था ये वाइडेंड होते गया, दैट इज वाइडेंड इनटू ग्राम दान. तो पहले क्या था? भूदान था, उसके बाद ये वाइडेंड होते होते उसको नाम पड़ गया, दैट इज द ग्राम दान. ओके, नाउ स्टेट अगेन पास स्पेशल लेजिस्लेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ग्राम दान विलेजेस. नाउ ये जो स्टेट लेजिस्लेशन अर्लियर पास कर रही थी वो भूदान के लिए था, दैट इज सिंपली 1/6 पार्ट ऑफ वंस जो भी सरप्लस देना चाहता था उसका जितना भी 1/6 पार्ट होता था वो हो जाता था. लेकिन लेटर इसको जब वाइडेंड होता गया, लोग ज्यादा विलिंग होते गए उनके परसुएशन से, दैट इज जो आचार्य विनोबा भावे थे और जो उनके फॉलोअर्स थे, तो ये स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गया ग्रामदान में. लोग लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड डोनेट करने लगे. एट द सेम टाइम उनको फिर स्टेट को भी उसको प्रोसेस करने के लिए स्पेशल लेजिस्लेशंस बनाना पड़ा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दीज ग्रामदान विलेजेस. ओके, नाउ दीज आर द स्पेशल फीचर्स. नाउ लेट्स सी इट्स पॉजिटिव. ओके, नाउ फर्स्ट हम देख लेते हैं इन द इनिशियल ईयर ये जो मूवमेंट था इट अचीव्ड अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सक्सेस. इन द इनिशियल में इसको काफी सक्सेस मिली. और जो रीजन था स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया, दैट इज द यूपी और बिहार में. ओके, नाउ थोड़ा सा हम अगर डेटा की बात करें, इन द ईयर 1956 दे बेसिकली रिसीव्ड ओवर 4 million acres ऑफ लैंड एज अ डोनेशन. उनको इतनी लैंड मिल चुकी थी 1956 तक. ओके, थर्ड इज 1957 में ये और इंक्रीज होके इसका जो काउंट था 4.5 million हो गया था. नाउ अब जो ये जो मूवमेंट था इट वाज पॉपुलराइज्ड हो गया था इन द बिलीफ दैट जो लैंड है इज अ गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड इट इज बिलोंग टू ऑल. तो इस मूवमेंट के थ्रू क्या हो गया था? बेसिकली ये जो एक मैसेज जो जा रहा था वो क्या जा रहा था कि जो लैंड है इज अ गिफ्ट. ये किसका गिफ्ट है? इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है जिसके पास जो मीन्स जिसके पास पैसा है, ऑल्दो इट बिलोंग्स टू ऑल. बिकॉज मेन एम उनका ये था कि जिनके पास सरप्लस है उनसे लेकर जिनके पास नहीं है उनको देना. सो उन्होंने एक बेसिक जो
मेन जो उसका बेसिकली जो बिलीफ था, दैट इज जो लैंड है वो गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट इज बिलोंग टू ऑल. ओके, ऑन द अदर हैंड जो डोनर्स ऑफ लैंड थे, दे आर नॉट गिवन एनी कंपनसेशंस. ओके, ये भी हमें पता था. बेसिकली उनको कोई भी इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी, ना ही चार्ज की जाती थी, ना ही उनको दिया जाता था इन ल्यू ऑफ जो वो दे रहे हैं. दैट इज अ 1/6 पार्ट. ओके, सो दिस मूवमेंट हेल्प टू रिड्यूस द गैप in the haves and have not in the rural areas. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या बता था, बेसिकली दे रिड्यूस गैप किसके बीच में, जिसके पास बहुत ज्यादा है और जिसके पास बहुत कम है. ओके, दैट इज दी हैव नॉट्स और बेसिकली हैव्स और हैव नॉट्स इन दी स्पेशली इन दी रूरल एरियाज. ओके, नाउ ये जो मूवमेंट था, ऑल्दो जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास की थी, बट इसका जो नेचर था, दिस मूवमेंट वॉज अनऑफिशियल. ये अनऑफिशियल था, एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट हुआ था. ओके, सो इट्स एन अनऑफिशियल. जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर अंडर नो कंपल्शन टू डोनेट देयर लैंड. ठीक है, ये नहीं था. ऑल्दो स्टेट लेजिस्लेशन ने उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए लॉस तो इनेक्ट किए, बट ये एक अनऑफिशियल मूवमेंट था. ये स्टेटमेंट आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चंस में. ओके, अच्छा, ऑल्दो तो बेसिकली अगर अनऑफिशियल है तो डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड है उनके ऊपर कोई कंपल्शन तो नहीं है कि उनको जो लैंड है वो आपको 1/6 आपको डोनेट करनी ही करनी है. सो इट वाज बेसिकली, अगर हम कहें, इट वाज एन वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि परसुएशन पे काफी डिपेंड करता था. ओके, so one of the very few attempts after independence India to bring about the land reforms through a movement. Okay, now ये जो movement था, it also promoted the Gandhian idea of trusteeship. Gandhian idea of trusteeship. Okay, now what this idea, अगर मैं एक वर्ड में, सॉरी, एक सेंटेंस में कहूं, that is the all land belong to God. All land belong to God. Okay, now as per the communist leader EMS नंबूदिर पद. नाउ ये जो भूदान था, दैट इज द भूदान मूवमेंट था, इट स्टिमुलेटेड द पॉलिटिकल, it stimulated the political along with the other activity by the peasant masses. Okay, second is basically this movement created a favorable atmosphere for the political propaganda and the agitations. So इसने एक favorable atmosphere create कर दिया था, that is for the political propaganda, for the political propaganda and for the agitations. Okay, this movements definitely played an important role in the redistributions of land. ओके, सो और इस मूवमेंट के थ्रू क्या हुआ था, बेसिकली एबॉलिशन हुआ था. एबॉलिशन किसका, एबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड टू सम एक्सटेंट, बिकॉज सरप्लस से जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे ली जा रही थी. तो इस तरीके से जो प्राइवेट ओनरशिप थी वो डाइल्यूट हुई थी टू सर्टन एक्सटेंट. लास्ट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव. ठीक है, इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स. ना अभी तक तो हमें लग रहा है कि इससे अच्छा तो कोई मूवमेंट ही नहीं था, बट स्टिल जो हमारे यहाँ जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इसको तो ये देख के लगता है कि ये सारा का सारा सक्सेस तो नहीं था, इसमें कुछ ना कुछ तो और प्रॉब्लम्स हैं. सो लेट्स सी सम ऑब्स्टिकल्स लिमिटेशंस आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द भूदान movement. That is some of obstacles, limitations or basically the problems of the Bhutan movement. First is slow progress. Slow progress. सो बेसिकली आपने देखा कि 1956 तो हमारे पास काफ़ी लैंड आ चुकी थी. ओके, बट आफ्टर 56 ये जो मींस मूवमेंट था, इट लॉस्ट इट मोमेंटम. ओके, सो व्हाइल नियरली हमने देखा था 4.5 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज अवेलेबल हो गया था. नाउ इसमें से दैट इज जो 4.5 मिलियन एकर्स ऑफ भूदान लैंड जो आ गई थी, barely 6.5 lakh acres were actually distributed among the 2 lakh families. Okay, 2 lakh families till the year
1957। अगर हम कुछ एरियाज की बात करें और बेसिकली सम केसेस की बात करें, इन सम केसेस जो डोनर्स थे दे टुक बैक देयर लैंड फ्रॉम द भूदान वर्कर्स फॉर दिस सर्टेन रीजन्स, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था ना कि इट वाज एन अनऑफिशियल और उनके पास कोई कंपल्शन नहीं था कि वो कभी जितना भी दे सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, ये वॉलंटरी है। तो अगर मैं आपको कोई चीज़ वॉलंटरी दे रहा हूँ तो डेफिनेटली आई हैविंग राइट टू आपसे मैं मांग भी सकता हूँ, बिकॉज मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। ओके, सो दिस क्रिएटेड डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ द सम पीपल अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट्स। इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ पीपल सोचने लगे यार कि आज तो हमें लैंड मिल रही है बट व्हाट हैपेंस ये तो हमसे ले लेंगे, तो बहुत अनसर्टिनिटी हो गया और डेफिनेटली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। जो उसका एक मोमेंटम बिल्डअप था वो हल्के हल्के कम होता गया। Now slow progress. Next is the bribes. Bribes? Yes, bribes. So जो विलेज लीडर्स थे और बेसिकली जो अलॉटिंग अथॉरिटीज थी वो डिमांड करने लगे थे मनी का फ्रॉम द पुअर फॉर रिकमेंडिंग देयर नेम्स फॉर द अलॉटमेंट। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो अनडिजर्विंग विलेजर्स थे ऑल्सो गॉट लैंड, एग्जाम्पल दोज ऑलरेडी हैविंग लैंड और बेसिकली दोज इन्वॉल्व इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। सो डेफिनेटली ये जो ब्राइब्स की जो प्रॉब्लम्स है कंटिन्यू आई है। देखो आप कहाँ से है, हर चीज़ वही है जो ब्रिटिश ने हमें दी है वो अभी तक चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिसी गुड है, द पॉलिसी इज गुड ऑन द पेपर बट द डेवल में लाई इन द इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल स्टार्ट हुआ वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये जो मिलनी चाहिए थी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर को मिलनी चाहिए थी, और जिसके पास जो फार्मर्स है उसके पास लैंड कम है, बट उसको ना मिलते हुए ये ब्राइब्स के थ्रू किनको मिल रही थी, जिनके पास ऑलरेडी लैंड है और बेसिकली जो ट्रेड एंड कॉमर्स और बेसिकली अदर मैं कहूँ कि अदर जो उनकी मीन्स वो हैं दैट इज जो अदर सर्विसेज सेक्टर्स में इन्वॉल्व है उनको भी ये मिल रहा था एग्रीकल्चर लेबर्स को और फार्मर्स को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट बेसिकली ग्रीड, ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये जो बुदान मूवमेंट था इट क्रिएटेड द लैंड हंगर अमंग द लैंडलेस। ओके, सो इसमें ऐसे क्या हो गया, सो सम ऑफ देम इवन अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स इन द नेम्स ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एक्सेट्रा। सो बेसिकली ऐसे क्यों करते थे, तो उन्हें लगता था कि टू गेट मोर एंड मोर फ्री लैंड, तो अगर उनको एक एकड़ जो मिल रहा है वो उसको देख रहे थे, उनमें लगा था कि ठीक है उसको भी, फिर उनको ग्रीड आ गया कि अगर हम एक एकड़ मिल सकता है तो क्यों ना हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स हैं हम सबके लिए अप्लाई कर दें, तो इन दिस वे वी गेट द 4 acres ऑफ लैंड। सो इन दिस वे इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीड। नाउ फोर्थ इज डोनेटिंग बोगस लैंड। ओके, डोनेटिंग बोगस लैंड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ओके, डोनेटिंग बोगस लैंड। नाउ जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे they donated those lands which were unfit for the cultivations or basically under the court litigations. Okay, so ये जो सच donations थी it served no real purpose। भाई साहब ये voluntary है, ठीक है, मेरा क्या है, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है उस लैंड के ऊपर कि वो मेरी है या किसी और की है, और बेसिकली मैंने वो लैंड दे दी है जिसमें खेती हो ही नहीं सकती, इट इज बिकॉज वो काफी सालों से पड़ी हुई है और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नील है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने नाम के लिए 1/6 लैंड को वो सब दे दिया, अब उससे क्या हुआ, मेरा नाम भी हो गया कि मैंने उसको दिया हुआ है, और लेकिन जो रियल पर्पस था उसका रियल पर्पस नल था बिकॉज इट सर्व्स नो पर्पस, क्योंकि वो किसी काम की तो थी नहीं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज डिस्प्यूटेड लैंड। डिस्प्यूटेड लैंड, सो क्या हुआ था समटाइम्स जो बुदान वर्कर्स थे वुड इवन एक्सेप्ट लैंड दैट इज अ डिस्प्यूटेड लैंड एज ए गिफ्ट। जो डिस्प्यूटेड लैंड होती थी उसको भी गिफ्ट में ले लेते थे विदाउट वेरिफिकेशन, बिकॉज वेरीफाई नहीं करते थे। ओके, सो लेटर द मैटर वुड बी स्ट्रक इन द कोर्ट लिटिगेशंस, और जो बेनिफिशियरी था उसको नहीं मिलता था बिकॉज ऑब्वियसली जो उसको लिटिगेशंस में है, जब जो कोर्ट फैसला करेगा वो करेगा। ठीक है, तो इस चक्कर में जो रियल पर्पज जो था उसका भी सर्व नहीं करता था। सिक्स्थ इज पॉलिटिसाइजेशंस। पॉलिटिसाइजेशन बेसिकली ये हमें लेटर फेज में देखने को मिलता है, दैट इज द लेटर फेज में। ओके, सो ये जो बुदान वर्कर्स थे दे गॉट एसोसिएटेड विद वन आर दी अनदर पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक पार्टीज या बेसिकली अदर पॉलिटिकल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो अटैच थे सिंपली। Okay, some of them even try to use the Bhutan organizations as a means to gain the political clout or basically the dividends at the time of the elections। ठीक है, इलेक्शन में वो क्या दिखाते थे कि हमने उनको, आप लोग को इतनी लैंड प्रोवाइड करी है तो आप हमें वोट करिएगा, तो इस तरीके से वो अपने लिए यूज करते थे। ओके, सो दिस एज द ईयर्स पास जो भूदान जो वर्कर्स थे दे लॉस्ट क्रेडिबिलिटी एंड द रिस्पेक्ट अमंग द विलेजर्स बिकॉज जो लैंड ग्रिड्स था वो भी डिक्लाइंड हो गया, और ये जो हमें देखा जाता था कि इलेक्शन के तौर पे हमें एज ए वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं कि आपने हमने आपको लैंड दिया तो आप हमें वोट दो, तो इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया था। 7 इज ब्राइब्स। ठीक है, तो हमने देखा था बेसिकली
एक ब्राइब्स पहले भी देख चुके हैं। इस टाइम पे क्या था, जो ये तो भूदान वर्कर्स थे, दे बिकेम पॉलिटिकल एजेंट हो गए थे। सम लैंडलॉर्ड्स और बेसिकली जो एक्स जमींदार थे, दे डोनेटेड लैंड एज ए ब्राइब टू द भूदान वर्कर्स विद द होप ऑफ गेटिंग द फेवरेबल रिटर्न्स, दैट इज, ठीक है, वो क्या करते थे बेसिकली, उन्हें लगता था कि उनको टिकट मिल जाएगा, जो कि वो लोकल इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाएगा, और बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ रोड कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएगा, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएगा, दैट इज फॉर देयर इकोनॉमिकल गेन के लिए। ओके, एंड इवन इफ अगर जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर नॉट गिविंग सच पेपर्स, सो दे वुड फोर्सली टेक बैक द भूदान लैंड फ्रॉम द बेनिफिशरीज लेटर ऑन। अगर उनको ये नहीं दिया जाता था तो वो क्या करते थे, जो भी उन्होंने पहले जिसको भी लैंड बांटनी थी वो बांट दी, लेकिन बाद में वो अपनी फोर्सफुली वो वापस ले लेते थे। तो जो लैंड जिनके पास थी वो लॉर्ड फेयर के उन्हीं के पास ही रहती थी। तो एक्चुअल जो उसको बेनिफिशियरी होता था उसको कोई भी फायदा नहीं होता था, सिवाय उसको और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, बिकॉज उसको लेबर लगता था, वो प्रिपेयर करता था लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और अल्टीमेटली क्या होता था, उसे छीन लिया जाता था। Eighth is the support. So more allotment of the land is equals to basically insufficient, because जो landless जो farmers थे also needed seeds, fertilizer, irrigations etc. तो आपने जो land तो provide कर दी है, लेकिन वो insufficient है। सिर्फ वो land का क्या करेगा, जब उसके पास इतने ही पैसे नहीं हैं, तो बेसिकली क्या हो गया, उसको सीड्स भी तो चाहिए है, ठीक है, सीड्स भी चाहिए है, फर्टिलाइजर भी चाहिए है, एग्रीकल्चर प्रॉपर ग्रो करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, वो सब आपने दी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंड दे दी। ओके, और आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है, अब हमने आपकी जो इकोनॉमिक जो अर्लियर कंडीशन थी, जिसको आप पुअर थे, हमने उसको आप हटा दिया, नाउ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, अब आप अपना कमा के अपना खाओ और बेसिकली कुछ भी करो। सो ऑफ्टन द बेनिफिशियरी कुड नॉट अरेंज इवन दी लोन्स फॉर दिस इनपुट्स, तो काफी ज्यादा तो उनको लोन्स ही नहीं मिलते थे, और बेसिकली लोन्स क्यों मिलेंगे, उस टाइम इतनी ज़्यादा बैंक का पेनिट्रेशन तो था नहीं। अगर पेनिट्रेशन जो था, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, उन रूलर्स को कुछ पता नहीं था, तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता था उनके पास, जो मनी लैंडर्स। अब मनी लैंडर्स भी उनको किस पे बेसिस पे लोन देंगे, उनके लैंड पे, तो वो लैंड फिर से गिरवी रखते थे, गिरवी रख के उस पर लोन लेते थे, तो अल्टीमेटली वही बात है ना कि वो सुखी लाला वाली बात है, तो वो कभी चुका तो पाते नहीं थे, अल्टीमेटली जो उनको एक एकड़ लैंड मिली थी वो भी मनी लैंडर के पास चली जाती थी। तो इस वे में उनके पास क्या बचता था, बैक टू स्क्वायर वन, कुछ भी नहीं बचता था। Now, next is the bureaucratic apathy. ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। नाउ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही स्लो थे और इनफिशिएंट थे इन फिनिश करने में जो फॉर्मेलिटीज होती थी भूटान लैंड की, जो ट्रांसफर्स होता था बेसिकली। ओके, सो जो डोनेटेड लैंड्स थी, जो भी डोनेट की जाती थी, दे रिमेन्ड आइडियल फॉर द नंबर्स ऑफ द ईयर्स, वो ऐसी पड़ी रहती थी, और जो रेवेन्यू था उसका हैड टू बी पेड बाय द डोनर, ठीक है। तो इस चक्कर में बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, और वो ये बदला नहीं है कुछ, अभी भी है, जस्ट फॉर नेम से, कभी भी है, रियलिटी यही है, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड क्यों होता है, डेफिनेटली प्रोजेक्ट है 10 ईयर्स का, उसमें 3 ईयर्स जो हो जाते हैं उसके जो वेस्ट हो जाते हैं। अब जो जिसका प्रोजेक्ट है उसने तो लोन ले रखा है, उसको तो सब चीज़ देना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब चीज़ देना है। तो बेसिकली अल्टीमेटली जो रेड टेपिज्म है कि आपको इसका लाइसेंस लेना है उसका लाइसेंस लेना है, डेफिनेटली पहले भी था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स बहुत ही स्लो थे, इनफिशिएंट थे, वो आज भी हैं, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। ना ये जो मैं सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, इट स्टिल एग्जिस्ट इन अवर एग्रीकल्चर, इट इज बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट जो लेबरर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बट उसका जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ही नेग्लिजिबल है। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली जो एवरेज साइज ऑफ द लैंड था गिवन, जो कि बेनिफिशियरी को दिया जाता था, इट वॉज समवेयर अराउंड 0.5 to 3 acres। सो अब क्या हुआ, बेसिकली जो लैंड फ्रेगमेंटेशन था, एट द सेम टाइम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया एक, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, दूसरा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेक्स्ट इज द डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये इज एन बेसिकली इन इकोनॉमिक टर्म्स, ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। सो देखो, ये जो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। नाउ ये 1 एकड़ ऑफ लैंड है जो कि हमने प्रोवाइड करी है विद द हेल्प ऑफ द भूदान मूवमेंट। अब ये जो 1 एकड़ ऑफ लैंड है, इसमें 10 पीपल सफिशिएंट हैं, मीन्स उसको एज ए एग्रीकल्चर लेबर। अब व्हाट विल हैपन्स, एक जो फैमिली है उसमें वो 15 लेबर है, ठीक है। अब वो सारे सारे इसी लैंड पे काम कर रहे हैं। पहले अगर जो 10 हैं वो सफिशिएंट है सिर्फ और सिर्फ इस लैंड के लिए, दैट इज द 1 एकड़ ऑफ लैंड के लिए 10 लेबर चाहिए, एग्रीकल्चर लेबर, जो कि अब बेसिकली कुछ भी अगर करते हैं तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, 100 रहेगा।
अब ये 15 लेबर एक फैमिली में है, उनके पास और कोई काम तो नहीं है, वो भी इसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, दैट इज 1 acre ऑफ लैंड, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सेम रह रहा है, 10 हो तब भी आउटपुट सेम है, 15 हो तब भी। नाउ ये जो डिफरेंस है जो 5 का, ये जो है ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज कुछ इंक्रीज तो हो नहीं रहा है और लेबर सब कर रहे हैं, तो इट इज सिंपली अ डिस्गाइज इन एम्प्लॉयमेंट, इट वॉज स्टिल एग्जिस्ट इन अवर एग्रीकल्चर। ओके, सो बेसिकली ये सब चीजें होता था विदाउट एनी नोटिसेबल राइज इन दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कुछ नोटिसेबल राइज तो होता नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और बस और सिर्फ उनको लगता था कि हम सब एम्प्लॉयड हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। सो ये जो बुदान का जो मेन पर्पस था वॉट टू सर्व एज ए ब्रेक ऑन दी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट, जो भी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल जो पीजेंट्स का चल रहा था उसको ब्रेक लगाना था, दैट इज टू ब्रेक revolutionary struggle of peasants. Okay, so thus जो idea of the Bhudan था it was reactionary था and the class collaborationist. Okay, so जो idea of Bhudan था, that is जो idea of Bhudan था, it was reactionary and it was also a class collaborationist. Okay, now last is it missed the bigger picture. Okay, now what does this mean? It means जो बुदान जो हमने देखा था जो बेस था गांधीयन आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप पे, सो सम जो सोशलिस्ट थे दे वांटेड दिस मूवमेंट टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड लॉस अब बेसिकली सॉरी लॉन्च द मास सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द इनजस्टिस जो हो रहा था। ओके, नाउ बेसिकली उसने वो नहीं कर पाए, एट द सेम टाइम जो सर्वोदय समाज था हाउएवर ऑन द होल फेल्ड हो गया था टू मेक दिस ट्रांजिशन, दैट इज to build an active large scale to build an active large scale mass movement. Okay, so अगर वो ऐसा हो जाता तो क्या होता, दैट वुड जनरेट द इररेसिस्टिबल प्रेशर फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, जो कि लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में होता, दैट इज प्रेशर होता फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं हुआ। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेशर क्रिएट करते अगर सब कुछ सही होता, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, सो ऑल दीज ये जो सारे लूप होल्स थे, ओके, दैट इज जो स्लोली एंड स्पीडली क्या हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट मेड द भूदान मूवमेंट टोटली डिसफंक्शनल। ओके, टोटली डिसफंक्शनल। नाउ अगर हम देखें 1999 में जो बिहार गवर्नमेंट थी उन्होंने इवन डिसॉल्व कर दिया था, दैट इज द बिहार गवर्नमेंट, उन्होंने डिसॉल्व कर लिया था जो स्टेट भूदान कमेटीज थी इवन, और हमने देखा था सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में कहां पे चला था, यूपी एंड बिहार, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बिहार। सो भूदान कमेटी जो थी उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी फॉर इट्स इनएबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट इवन हाफ द भूदान लैंड जो कि अवेलेबल था ओवर द पास्ट 38 ईयर्स, मींस जो हाफ वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, हाफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए जो कि उनके पास मींस एज ए गिफ्टेड पड़ी हुई थी, और बेसिकली उनके पास कहते हैं ना उनके बैंक टाइप में पड़ी हुई थी फॉर द लास्ट 38 ईयर्स, उसमें से वो हाफ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए टू दी बेसिकली जिसको देनी चाहिए थी, दैट इज द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर और बेसिकली द फार्मर। ओके, नाउ दस जो ये जो विनोबा भावे जो लॉफ्टी जो आइडियाज हैं इनके जो हमने देखा था, जो जिस बेसिस पे उन्होंने ये जो मूवमेंट था स्टार्ट किया था, ओके, सो दीज लॉफ्टी आइडियाज इट रिमेन्ड मोर एज अ फिलोसफी, ठीक है, सो वो फिलोसफी ही रह गया एंड इट वॉज नेवर रियलाइज्ड फुली। ठीक है, अगर फुल हो जाता तो डेफिनेटली इट विल व्हाट विल हैपेंस, इट क्रिएटेड एन एक्टिव लार्ज स्केल मास मूवमेंट्स जो क्रिएट करता इररेसिस्टिबल, मींस आप रेसिस्ट भी नहीं कर सकते थे प्रेशर फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस इन द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और अगर ऐसा हो जाता तो डेफिनेटली जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता, और जो हमारा एग्रीकल्चर होता डेफिनेटली वो भी काफ़ी अच्छी नोट पे होता इन कंपेरिजन टू द टुडे, स्टिल दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2020. Okay, so this is all about the Bhudan movement. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.